Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the regulation of CDKs by phosphorylation and degradation of cyclins. Basically ये CDK की रेगुलेशन फास्फोराइलेशन से और डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रेगुलेशन ऑफ CDKs बाय फॉस्फोराइलेशन. अब जो इसकी एक्टिविटी है CDK की, वो बेसिकली स्ट्राइकिंगली अफेक्टेड होती है बाय फास्फोराइलेशन एंड द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द टू क्रिटिकल रेजिड्यूज इन द प्रोटीन. तो अब इसमें स्टार्ट में अगर जो है हम बात करें तो उसमें फास्फोराइलेशन ऑफ द टायरोसिन रेजिड्यू नियर द एंड टर्मिनस रेंडर्स द CDK2 इनएक्टिव. के हमने बात की पहले कि जो CDK की एक्टिविटी है वो फास्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से अफेक्टेड होती है, और उसमें भी दो क्रिटिकल रेजिड्यू की, और उसमें से जो एक रेजिड्यू है वो है टायरोसिन 15. अब इसकी अगर फास्फोराइलेशन हो जाए नियर द एंड टर्मिनस तो वो रेंडर्स द CDK2 इनएक्टिव, तो ये इनएक्टिव हो जाता है. तो इसके अलावा ये जो फास्फोरिलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू है 15, ये ATP बाइंडिंग साइट में जो है वो प्रेजेंट होता है ऑफ द काइनेज. अब इसमें क्योंकि फास्फोरिलेटेड है तो इसका फॉस्फेट जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो ये ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ द ATP. नेक्स्ट एक स्पेसिफिक जो है वो फॉस्फेटेज है जिसको आप PTPase कहते हैं. ये डीफॉस्फोराइलेट कर देता है इस फास्फोरिलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू को, जिससे फिर क्या होता है कि ATP बाइंड कर जाती है. नेक्स्ट है कि फास्फोराइलेशन ऑफ द थ्रियोनिन 160 in the T loop forces the T loop out of the substrate binding cleft, substrate bind and the catalytic activity starts. अब हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि दो क्रिटिकल रेजिड्यू होते हैं. नंबर 1 इज़ टायरोसिन 15 और नंबर 2 इज़ थ्रियोनिन 160. अब उसकी हमने बात की कि जब वो फास्फोराइलेटेड होता है तो वो CDK को इनएक्टिव कर देता है, और ATP की जो बाइंडिंग साइड है उसको भी ब्लॉक कर देता है, जिससे ATP बाइंड नहीं कर सकती. तो अब अगर इसकी बात करें, अगर इसकी फास्फोराइलेशन हो जाए थ्रियोनिन की इन द T लूप ऑफ द CDK, तो ये फोर्सेस करती है कि T लूप सबस्ट्रेट बाइंडिंग क्लेफ्ट से बाहर आ जाए और वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करे, और जो CDK है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट करे. वन सर्कमस्टेंस दैट ट्रिगर्स दिस कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब एक सर्कमस्टेंस है जो इस कंट्रोल मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है. उसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हो DNA में तो सेल जो है वो G2 में अरेस्ट हो जाता है. अब एक इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लाइक एक स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज है RAD3 इन द यीस्ट, ये यीस्ट में प्रेजेंट होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है बाय द सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन द DNA. और फिर जब ये सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक से एक्टिवेट हो जाता है तो ये ट्रिगर्स द कैस्केड लीडिंग टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द PTPase, जो कि डीफॉस्फोराइलेट कर रहा था टायरोसिन 15 को, लेकिन अब यहाँ पे वो PTPase जो है इनएक्टिव हो गया है. तो जिस वजह से फिर क्या होगा कि CDK जो है इनएक्टिव रहेगा और सेल अरेस्टेड हो जाएगा G2 में, और उस वक्त तक सेल डिवाइड नहीं कर सकेगा जब तक DNA को रिपेयर ना किया जाए और इसके जो ये जो कैस्केड स्टार्ट हुआ है इसके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स ना कर लिया जाए. नेक्स्ट ये बेसिकली जो हमने अभी जो है डिस्कस किया कि ATP बाइंडिंग साइट होती है और T लूप होती है. अभी फिगर जो है 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें है कि CDK2 इनएक्टिव है बिकॉज साइक्लिन अभी बाइंड नहीं हुई. जस्ट अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो CDK2 है ये इनएक्टिव है बिकॉज विदाउट साइक्लिन है. अब ये CDK2 फोल्ड इस तरीके से कर गया है कि जो इसका एक सेगमेंट है, ये जो T लूप है इसके अंदर, ये वाली T लूप, ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट जो है इसने कर दिया है बाइंडिंग साइट को फॉर द प्रोटीन सबस्ट्रेट, और जिस वजह से प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो चुकी है, और जो बाइंडिंग साइट है ATP के लिए वो भी T लूप के नज़दीक ही है. ये देखें, ये ATP की बाइंडिंग साइट है और ये T लूप के ही बिल्कुल करीब है. और अगर हम फिगर B की बात करें तो फिगर B में जब साइक्लिन बाइंड करती है, ये साइक्लिन का सब यूनिट दिखाया गया है ब्लू कलर में, जब ये साइक्लिन बाइंड करती है तो ये फोर्स करेगी कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस को, जो मूव करेगा
वो जो चेंजेस होंगी वो मूव करेंगी टी लूप को अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड रीओरिएंट इन अ माइनर टर्मिनल हेलिक्स, bringing a residue critical to catalysis glutamate 51 into the active site। क्योंकि हमने पहले बात की कि जो वो टी लूप से पहले जब हमने कहा कि जो टायरोसिन रेजिड्यू होता है वो फास्फोराइलेटेड होता है, तो वो एटीपी बाइंडिंग साइट के नज़दीक होता है, तो वो एटीपी को बाइंड नहीं करने देता एंड ऑल दैट। तो अब यहाँ पे जब साइक्लिन बाइंड कर चुकी है तो अब ये कन्फर्मेशनल चेंजेस करवाएगी, जिससे टी लूप मूव करेगी एक्टिव साइट से और रीओरिएंट किया जाएगा एक अमाइनो टर्मिनल हेलिक्स को और एक रेजिड्यू को लाया जाएगा जिसकी कैटालिसिस करवानी है, और यहाँ पे है ग्लूटामेट 51। अब इसकी जो है वो कैटालिसिस होगी इनटू द एक्टिव साइट। और अगर हम सी फिगर की बात करें तो इसमें बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया कि फास्फोराइलेशन जो है होती है, ये देखें फास्फोराइलेटेड थ्रीओनिन 160। अब फास्फोराइलेशन ऑफ द थ्रीओनिन रेजिड्यू इन द टी लूप प्रोड्यूसेस अ नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिड्यू, कि जब इसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है तो एक नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू जो है डेवलप हो जाता है, जिसको अब स्टेबलाइज्ड किया जाता है by the interaction with 3 arginine residue, arginine 50, arginine 150 and arginine 126, जिससे फिर क्या होता है कि CDK जो है अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में रहता है। नेक्स्ट, कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, highly specific and precisely timed proteolytic breakdown of the mitotic cyclins regulates the CDK activity throughout the cell cycle, कि एक पूरा highly specific होता है और precisely timed के लिहाज से प्रोटीओलिटिक ब्रेकडाउन की जाती है माइटोटिक साइक्लिन्स की, जो फिर नेक्स्ट CDK एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं थ्रू आउट द सेल साइकिल। इसके अलावा अगर हम जो है ये बात करें कि सेल को अगर माइटोसिस से गुजरना है तो उसके लिए फर्स्ट एक्टिवेशन होती है, फिर डिस्ट्रक्शन होगी साइक्लिन ए और बी की, और फिर वो नेक्स्ट एक्टिवेट करेंगी द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ द एम फेज CDK। तो इसके साथ साथ एक डिस्ट्रक्शन बॉक्स होता है इन्हीं साइक्लिन्स में, साइक्लिन ए और साइक्लिन बी में, और वो नियर एन टर्मिनस होता है, और इसमें ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है आर्जिनिन, थ्रियोनिन, एलानिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, इसके अलावा एस्पर्टेट, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन एंड एस्पेराजीन। ये एक डिस्ट्रक्शन बॉक्स इन साइक्लिन ए और बी के एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है, जो फिर नेक्स्ट इनको टारगेट करता है डिग्रेडेशन के लिए। अब जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये रिकॉग्नाइज करती हैं इन सीक्वेंस को, डिस्ट्रक्शन बॉक्स की ये सीक्वेंस को, और इनिशिएट करती हैं द प्रोसेस ऑफ साइक्लिन डिग्रेडेशन। इसके अलावा जो है इसमें यूबिक्यूटिन लाइगेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कोवलेंटली ज्वाइन करता है साइक्लिन को और एक्टिवेटेड यूबिक्यूटिन को। और इसके अलावा साथ साथ ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स एडेड होते जाते हैं, और ये सिग्नल होता है एक प्रोटीलिटिक एंजाइम कम्प्लेक्स के लिए, एंड या उसको प्रोटीसोम भी कहते हैं, कि वो डिग्रेड करे साइक्लिन को। नेक्स्ट है कि इसमें एक फीडबैक लूप होता है, कि जिस तरह CD की एक्टिविटी जैसे ही अब इंक्रीज़ करेगी तो वो एक्टिवेट करेगी साइक्लिन प्रोटियोलाइसिस को। ये बेसिकली हम नेक्स्ट जो है वो डायग्राम में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे फीडबैक लूप जो है वो वर्क करती है। अब यहाँ पे वो जस्ट जो है स्लाइड्स है, हम इसमें डिस्कस करते हैं कि CDK की एक्टिविटी जैसे इंक्रीज़ करेगी तो ये साइक्लिन की प्रोटियोलाइसिस को एक्टिवेट करेगी। अब कैसे करेगी वो हम देखते हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड साइक्लिन एसोसिएट्स विद एंड एक्टिवेट्स द CDK, कि जब न्यूली सिंथेसाइज साइक्लिन बन रही होती है तो वो एसोसिएट हो जाती है और फिर CDK के साथ और उसको एक्टिव कर देती है, और फिर CDK जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है, फास्फोराइलेट्स एंड एक्टिवेट्स द डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स, कि इनको वो एक्टिवेट कर देता है फास्फोराइलेशन से। जब ये फास्फोराइलेशन से एक्टिव होती हैं तो ये क्या करती हैं, काजेज द प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। और नेक्स्ट अगर हम इसकी ऑपोजिट जो है वो बात करें, यहाँ पे हमने कहा कि CDK की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो साइक्लिन की प्रोटियोलाइसिस बढ़ जाती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि साइक्लिन का लेवल अगर कम हो जाए तो क्या होगा। साइक्लिन का लेवल जब कम हो जाएगा तो CDK की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि पीछे हमने डायग्राम में डिस्कस किया कि साइक्लिन सब यूनिट
जब नहीं होता तो CDK इनएक्टिव होता है। तो जब ये प्रेजेंट ही नहीं है या इसका लेवल ही इतना कम है कि CDK के साथ बाइंड ही नहीं हो रही अभी, तो CDK की एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब CDK की एक्टिविटी कम होगी तो ये जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स की एक्टिविटी है ये भी कम हो जाएगी। अभी दो वजह से हो सकती है, या तो स्लो एंड कांस्टेंट डीफॉस्फोराइलेशन से, या इनएक्टिवेशन बाय द डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन फॉस्फेटेज की वजह से इसकी एक्टिविटी ड्रॉप हो सकती है। लेकिन जो एट द एंड ओवरऑल जो फीडबैक होता है वो यही है कि साइक्लिन लेवल को भी अल्टीमेटली रिस्टोर किया जाता है, बिकॉज साइक्लिन और CDK का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। इनके साथ ही जो है वो सेल साइकिल जो है वो नेक्स्ट जो है स्टार्ट होगा। तो साइक्लिन लेवल को अल्टीमेटली रिस्टोर किया जाता है बाय द सिंथेसिस ऑफ द न्यू साइक्लिन मॉलिक्यूल। ये न्यू सिंथेसिस जो है होती है साइक्लिन मॉलिक्यूल की, उसको अल्टीमेटली रिस्टोर भी किया जाता है इन सब चीज़ों के बाद। नेक्स्ट ये फिगर है अबाउट द ओवरऑल समरी जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये CDK है। अब इसमें नो साइक्लिन प्रेजेंट, तो CDK इनएक्टिव है। ये पीछे भी हम जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब 2 की बात करें तो साइक्लिन सिंथेसिस लीड्स टू इट्स अकोमुलेशन, कि जब साइक्लिन की सिंथेसिस होगी तो फिर वो अकोमुलेट भी होगी। जब वो अकोमुलेट हो जाएगी नेक्स्ट फिर वो क्या करेगी, साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स बनाएगी। लेकिन बट फॉस्फोराइलेशन ऑन टायरोसिन 15 रेजिड्यू ब्लॉक्स द ATP बाइंडिंग साइट स्टिल इनएक्टिव। ये हम पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि जब टायरोसिन 15 रेजिड्यू फास्फोराइलेट हो जाता है तो वो ATP की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है और CDK को इनएक्टिव रखता है। लेकिन 4 में क्या होगा, जब फास्फोराइलेशन होगी 3-160 की इन द T loop एंड द रिमूवल ऑफ द टायरोसिन 15 phosphoryl group activates the cyclin CDK manifold, कि जब 3-160 की फॉस्फोराइलेशन होगी T लूप में और टायरोसिन 15 जो है फॉस्फोराइल ग्रुप उसको रिमूव किया जाएगा तो साइक्लिन CDK मैनीफोल्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जो 5 स्टेप है उसमें CDK क्या करता है, अब CDK एक्टिव हो चुका है, फॉस्फोराइलेट करेगा फॉस्फेटेज को विच एक्टिवेट्स मोर CDK। ये फॉस्फेटेज है, इसको CDK जो है वो फॉस्फोराइलेट करेगा और ये नेक्स्ट फिर बहुत ज़्यादा CDK को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाएं 6 स्टेप पे, CDK फॉस्फोराइलेट डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन एंड एक्टिवेटिंग इट। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डिग्रेडेशन में, जिसमें हमने बात की कि साइक्लिन को डिग्रेड किया जाता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन बॉक्स होता है, फिर उसकी सीक्वेंस होती है। अब CDK एक्टिव है तो CDK ने फास्फोराइलेट किया डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन को और इसको एक्टिवेट कर दिया फास्फोराइलेट करके। फिर ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स क्या करेंगी, बेसिकली ट्रिगर्स द एडिशन ऑफ द यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल टू द साइक्लिन बाय यूबिक्यूटिन लाइगेज। इस यूबिक्यूटिन लाइगेज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली साइक्लिन और एक्टिवेटेड यूबिक्यूटिन को कोवेलेंटली ज्वाइन करता है। तो अब ये यहाँ पे देखें यूबिक्यूटिन बहुत ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल इसके साइक्लिन के साथ बाइंड कर चुके हैं। अब साइक्लिन को डिग्रेड किया जाएगा बाय प्रोटियोसोम लिविंग CDK इनएक्टिव। तो ये एक पूरा ओवरऑल जो है वो प्रोसेस था जिसके ज़रिए पहले साइक्लिन बाइंड हुई, फिर वो CDK को एक्टिव किया गया, फिर CDK ने फॉस्फेटेज को एक्टिव किया जिससे और ज़्यादा CDK एक्टिव हुए। जब CDK एक्टिव हो गया तो उसने डिस्ट्रक्शन जो है बॉक्स रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स को एक्टिव किया फास्फोराइलेशन से, और जब वो फास्फोराइलेटेड हो गई तो उन्होंने यूबिक्यूटिन को ऐड किया। फिर जब एट द एंड ये सिग्नल होता है प्रोटियोसोम के लिए कि वो अब साइक्लिन को डिग्रेड कर